हेलो फ्रेंड्स, पीकेपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सब साइंस के अति महत्वपूर्ण 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। तो बिना लेट किए हम सब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, 1 वाट किसके बराबर होता है। तो वाट किसका मात्रक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो वाट जो है ना, शक्ति का मात्रक होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अब देखते हैं हम सब शक्ति बराबर क्या होता है सूत्र। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य बटे क्या हो जाता है, समय। और शक्ति का मात्रक क्या हो जाता है, तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। इससे हमें पता चल गया कि 1 वाट किसके बराबर होता है, जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। अर्थात 1 का बी नंबर ऑप्शन सही है। उसके आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 1 न्यूटन इंटू मीटर। ये किसके बराबर है, तो देखते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। अब देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो आपको यह भी पूछ सकते हैं कि 1 जूल किसके बराबर होता है, तो आप बताएंगे 1 जूल 1 न्यूटन इंटू मीटर के बराबर होता है। उसके आगे देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं, लिखा है कूलम प्रति सेकेंड। ये आई बराबर क्या फार्मूला हम सब जानते हैं, क्यू बटे टी। आई क्या है, विद्युत धारा है। क्यू क्या है, आवेश है। टी क्या है, समय है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। इससे क्या पता चल गया कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, 1 एम्पियर 1 कूलम प्रति सेकंड के बराबर होता है। इन तीनों सूत्र को आप जरूर याद रखिएगा। उसके आगे 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है किस दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो आपको बताना है समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। अब उत्तल दर्पण की यदि बात कर ले तो उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। और अवतल दर्पण की यदि हम बात करें तो अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा और वस्तु के बराबर तीनों प्रकार का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनते हैं। तो इन बातों को हमें याद रखना है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो बताएंगे आप समतल। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तब बताएंगे आप उत्तल। और किस दर्पण में वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा और वस्तु के बराबर तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तब हमें बताना है अवतल दर्पण। उसके आगे हम देख लेते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या क्या अंतर है। तो हम एक तरफ लिखते हैं अवतल दर्पण और दूसरे तरफ लिख देते हैं हम उत्तल दर्पण। ठीक है। अब देखिए अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण को हम कहते हैं अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को हम कहते हैं अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण, इस बात को भी हमें याद रखने की ज़रूरत है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में, सर्च लाइट में और डॉक्टर के द्वारा नाक, कान, गला आदि की जांच में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जबकि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में भी किया जाता है। इन सभी बातों को हमें याद रखने की जरूरत है। उसके आगे देख लेते हैं। यदि 3 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण किस रंग का होता है। तो सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण किस रंग का होता है, बैगनी रंग का। तो आपको याद रखना है सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण बैगनी रंग का होता है। यदि पूछ ले सबसे कम वर्ण विक्षेपण किस रंग का होता है, तो आप उस समय बताएंगे सबसे कम वर्ण विक्षेपण लाल रंग का होता है। आखिर वर्ण विक्षेपण आप कहते किसको हैं, तो याद रखिएगा जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। इसी घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है ना। और 7 रंगों में विभक्त होकर के एक रंगीन पट्टी का निर्माण करता है। इस रंगीन पट्टी को हम कहते हैं वर्णपट या वर्णपट कहते हैं। ठीक है ना। और वर्णपट में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, लाल रंग होता है। और सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, बैगनी रंग होता है। इस बात को भी हमें याद रखना है। और लाल रंग से संबंधित और क्वेश्चन बता देते हैं आपको। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इस बात को भी हमें याद रखने की जरूरत है। उसके आगे 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो आप बताएंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है।
अब देखिए अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब भी 2 प्रकार के होते हैं। उसके आगे लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता देंगे लेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। उसके आगे देख लेते हैं अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ये लिखा है ना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। इस बात को तो हमें याद रखना है। पानी में डूबा हुआ क्षर टेढ़ा प्रतीत होता है, यह भी याद रखना है। उसके आगे पानी में स्थित मछली अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इस बात के भी पीछे रीजन जो है ये अपवर्तन ही होता है। इस बात को हमें भी याद रखना है। अब सबसे ज़्यादा अपवर्तन किस माध्यम का होता है, किसका होता है, सबसे ज़्यादा अपवर्तन होता है हीरा का। कितना होता है, 2.42 होता है। अब देखिए जल का अपवर्तन कितना होता है, 1.33 होता है। और कांच का अपवर्तन कितना होता है, तो आप बताएंगे कांच का अपवर्तन 1.5 होता है, ठीक है ना। और दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ पूछेंगे तो उस समय बताएंगे आप हीरा, ठीक है। शुद्ध हीरा जो होता है पारदर्शक होता है, इस बात को भी हमें याद रखने की जरूरत है। उसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो आप बताएंगे ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। तो हम इधर लिखते हैं चालक के बारे में, टेम्परेचर यदि हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है, और टेम्परेचर यदि हम घटाते हैं तो प्रतिरोध का मान भी घट जाता है। कहने का मतलब ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है और ताप घटने से चालक का प्रतिरोध घट जाता है। लेकिन अर्धचालक में उल्टा होता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। अर्धचालक में क्या होता है, देखिए यदि आप अर्धचालक का तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, और यदि अर्धचालक का तापमान कम करते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इस बात को हमें याद रखना है। और सबसे अच्छा चालक किसको माना जाता है, सबसे अच्छा चालक माना जाता है चांदी को। चांदी का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 47 होता है। इस बात को याद रखिएगा। और इसका लैटिन नाम है अर्जेंटीनम, ठीक है ना। इस बात को भी हमें याद रखने की ज़रूरत है। उसके आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी कार का वेग 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। कार का त्वरण ज्ञात करें। तो देखिए कार का त्वरण ज्ञात करने के लिए हमें त्वरण बराबर सूत्र पता होना चाहिए। त्वरण बराबर सूत्र क्या होता है, ए बराबर हो जाता है हमारा v माइनस यू बटे टी। अब देखिए v क्या है, अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, t समय है, और a जो है एक्सीलरेशन अर्थात त्वरण है, ठीक है ना। अब देखिए v का वैल्यू कितना था, v का वैल्यू था 54 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन याद रखिएगा फिजिक्स का जो भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसको ऐसा मात्रक में चेंज कर लेंगे। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुना करेंगे। जैसे तो 18 तिया 54, 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएंगे। और u का वैल्यू यदि निकालेंगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे हो जाएंगे 1 मिनट, फिर से एक बार देख लेते हैं। हमें त्वरण ज्ञात करने के लिए कहता है, त्वरण ज्ञात करने के लिए ज़रूरत होना चाहिए हमें v माइनस यू बटे टी का होता है ज़रूरत। तो v बराबर कितना दिया गया हमें, 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18 तिया 54 और 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया। और u का वैल्यू दिया गया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और 36 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से जब गुना करेंगे तो 18 दूना 36, 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएंगे, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखिएगा। उसके आगे देखते हैं, इस पर वैल्यू पुट कर दीजिए। v का वैल्यू कितना आया, 15 आया, u का वैल्यू कितना आया, 10 आया, और समय का वैल्यू कितना दिया गया है, 10 सेकेंड दिया गया है। 15 में 10 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 5 बचेंगे, ठीक है ना। 15 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेंगे, 5 बटे नीचे में 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएंगे, 0.5। याद रखिएगा 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण का वैल्यू हो जाएंगे। तो कहने का मतलब हो गया हमारा ऊपर का आंसर क्या हो जाएंगे, 6 नंबर का आंसर हो जाएंगे सी नंबर। यदि किसी कार का वेग 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है तो कार का त्वरण हो जाएंगे 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस बात को हमें याद रखने की ज़रूरत है, सूत्र जरूर याद रखिएगा आप सब। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट अंकित हैं तो फिलामेंट से प्रवाहित होने वाले धारा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सूत्र देखिए क्या होता है, P बराबर हो जाता है VI,
पी क्या है, पावर मतलब शक्ति है, भी विभवांतर है और आई विद्युत धारा है। पी का वैल्यू हमें दिया गया है 100 वाट, भी का वैल्यू दिया गया है 220 वोल्ट और आई का वैल्यू खोजता है। तो आई बराबर हम सूत्र क्या लगा देंगे, P बाय भी। अब देखिए P का वैल्यू कितना रखेंगे, हम 100 वाट रखेंगे और V का वैल्यू कितना रखेंगे, 220 वोल्ट रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए जब कटाएंगे तो आप तो यहाँ से कट छट के इसका राइट आंसर क्या आ जाएंगे, 5/11 हो जाएंगे, ठीक है ना, 11 एम्पियर हो जाएंगे। तो इसका 7 नंबर का ऑप्शन हमारा डी नंबर सही है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक ना, और विभव का मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट होता है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इन सभी बातों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन है 50 kg का कोई लड़का 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से दौड़ रहा है, लड़का का गतिज ऊर्जा ज्ञात करे। तो गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एम वी का स्क्वायर। अब देखिए हाफ एम का वैल्यू कितना दिया गया है, हमें 50 दिया गया है और वी का वैल्यू कितना है 10 × 10। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 2500 जूल, ठीक है ना। इस बात को हमें याद रखने की ज़रूरत है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला याद रखिएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 2500 जूल हो जाएंगे, ठीक है। उसके आगे यदि देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, बैरोमीटर का खोज किसने किया था। तो आप बताएंगे बैरोमीटर का खोज किसने किया था, टेरिसोली ने किया था। अब बैरोमीटर से संबंधित क्वेश्चन जानते हैं। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आता है, याद रखिएगा क्या आता है, आंधी तूफान आता है। धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होती है, वर्षा होती है, ठीक है ना, क्या होती है, वर्षा होती है। और धीरे धीरे यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होने का संकेत मिलता है। इन तीनों बातों को आपको याद रखने की जरूरत है। उसके आगे देख लेते हैं, कोपरनिकस लिखा है। कोपरनिकस ने किसका खोज किया था, सौरमंडल का खोज किया था, याद रखिएगा सौरमंडल का खोज किसने किया था, कोपरनिकस ने किया था। और ग्रह के गति का नियम किसने दिया था, ग्रह के गति का नियम दिया था केपलर ने, ठीक है ना। इस बात को याद रखने की जरूरत है। हेम्फ्री डेपी है, इसने सेफ्टी लैंप का खोज किया था, किसका खोज किया था, सेफ्टी लैंप का खोज किया था, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। उसके आगे देखते हैं, जेम्स पकल है, इसने मशीन गन का खोज किया, किसका खोज किया, मशीन गन का खोज किया था। इन सभी बातों को हमें याद रखने की जरूरत है। तो फिर से देख लीजिए एक बार क्या बताए हैं, बैरोमीटर का खोज किसने किया, टेरिसोली ने किया, कोपरनिकस ने सौरमंडल का खोज किया, उसके आगे हेम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का खोज किया, जेम्स पकल ने मशीन गन का खोज किया था। इस बातों को याद रखिएगा। उसके आगे देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो आप बताएंगे 65% पाए जाते हैं। तो कार्बन कितना प्रतिशत पाया जाता है, कार्बन 18% पाया जाता है। हाइड्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, मनुष्य के शरीर में 10% पाया जाते हैं। फास्फोरस, यदि फास्फोरस पूछ लेंगे कि मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो आप बताएंगे 1% पाया जाता है। कैल्शियम कितना प्रतिशत पाया जाता है, 2% पाया जाता है। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, 3% पाया जाता है। इस बात को हमें याद रखने की जरूरत है। और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन को हम आवारा तत्व के नाम से भी जानते हैं। उसके आगे 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या को किससे सूचित करते हैं। तो बच्चे तुरंत क्या करते हैं, एम, बी नंबर ऑप्शन में है एम को देख करके तुरंत टिक करके आ जाते हैं, जो कि गलत है। द्रव्यमान संख्या को याद रखिएगा, हम ए से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं द्रव्यमान संख्या को, ठीक है ना। हम लिख देते हैं, द्रव्यमान संख्या को बोले तो ए से सूचित करते हैं। उसके आगे परमाणु संख्या को बोले तो आप बताएंगे परमाणु संख्या को हम जेड से सूचित करते हैं। और प्रोटॉन की संख्या को बोले तो आप बताइएगा पी से सूचित करते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या को किससे सूचित करते हैं, ई से सूचित करते हैं। और इसके बराबर एक फार्मूला होता है, ए बराबर द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, P+N, याद रखिएगा। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं, हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ठीक है ना। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों तरफ
नियमित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने, प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक ने। इन सभी बातों को आप जरूर याद रखिए। उसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। क्या होता है? धात्विक गुण बढ़ता है, ठीक है ना। उसके आगे आवर्त सारणी का खोज किसने किया था, तो बताएंगे आवर्त सारणी का खोज किया था मेंडलीव ने। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया था, आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किया था मोसले ने, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूलैंड्स ने। क्या बताएंगे आप, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। और त्रिक नियम किसने दिया था, डोबे राइनर ने त्रिक नियम का प्रतिपादन किया था। इस बात को भी हमें याद रखने की जरूरत है। वर्तमान समय में आवर्त सारणी में कितना आवर्त है, तो आवर्त की संख्या वर्तमान समय में है 7, और वर्ग की संख्या कितना है, तो वर्ग की संख्या बताएंगे आप 18 है, ठीक है ना। इस बातों को याद रखिएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है, ठीक है ना। परमाणु संख्या लिखा रहेंगे तो भी ठीक है, परमाणु क्रमांक भी लिखे रहेंगे तो भी सही है, दोनों एक ही होता है, ठीक है ना। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है, वो भी बढ़ते परमाणु संख्या के क्रम में। उसके आगे देख लेते हैं, उसके आगे क्या लिखा है। 12 नंबर क्वेश्चन तो हम सब पढ़ लिए। उसके आगे 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, याद रखिएगा। अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। उसके आगे क्षार का पीएच मान यदि बोल दे तो क्षार का पीएच मान 7 से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। और उदासीन विलयन का पीएच मान बोले, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। और उदासीन विलयन के अंतर्गत कौन आ जाएंगे, पानी आ जाएंगे, ठीक है ना। पूछेंगे पानी का पीएच मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 7 होता है, ठीक है ना। उसके आगे देख लेते हैं यदि क्वेश्चन, पीएच स्केल का खोज किसने किया था, यदि पूछ लेंगे आपसे, तो पीएच स्केल का खोज किया था सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। इस पर 0 से लेकर के 14 तक अंकित रहता है, इस बात को आप याद रखिएगा। उसके आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अनबुझा चूनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो अनबुझा चूनों को हम कली चूना भी कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी। देख लीजिए, अनबुझा चूनों को क्या क्या कहते हैं, कली चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। इसलिए इसमें इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अनबुझा चूनों का सूत्र पूछेंगे तो आप बताएंगे CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड। और ये जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नामक यौगिक बनाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अनबुझा चूना जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड नामक यौगिक का निर्माण करते हैं। उसके आगे देखते हैं क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, तो आप सब याद रखिएगा। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। अब देखिए, गैंग को अर्थात अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को बाहर निकालने के लिए, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को खत्म करने के लिए बाहर से जो पदार्थ मिलाते हैं उसको कहते हैं हम फ्लक्स, ठीक है ना। और गैंग, ठीक है ना, क्या लिखा है, गैंग प्लस फ्लक्स, ठीक है ना, आपस में संयोग करके किसका निर्माण करता है, धातुमल का निर्माण करता है, याद रखिएगा। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम क्या कह दिए, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को खत्म करने के लिए बाहर से जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उसको कहते हैं हम फ्लक्स। और गैंग और फ्लक्स आपस में अभिक्रिया करके धातुमल का निर्माण करता है। अब बात आया निस्तापन का। निस्तापन किसको कहते हैं, तो अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को याद रखिएगा निस्तापन कहते हैं। और एक होता है जारण, ठीक ना, क्या होता है, जारण होता है। तो अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जारण कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। उसके आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर का प्रमुख घटक कौन कौन सा है। तो जर्मन सिल्वर का प्रमुख घटक कौन कौन सा है, तो देख लीजिए यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन में है कॉपर और जिंक, ये पीतल का प्रमुख घटक है, ठीक है ना। ये किसका किसका मिश्रण है, पीतल का प्रमुख घटक कौन कौन सा है, कॉपर और जिंक, याद रखिएगा। लिखा है कॉपर और एल्यूमिनियम, इसको रोल गोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं हम सब, रोल गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। और रोल गोल्ड को हम कृत्रिम सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत्रिम सोना भी कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब बात आया जर्मन
सिल्वर का। तो जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्रण है? कॉपर का, जिंक का और निकेल का। इस बात को आप याद रखिएगा। और कॉपर टिन किसका मिश्रण है? कांसा का। किसका किसका घटक है? यह किसका घटक है? कांसा का घटक कौन कौन सा है? कॉपर और टिन। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहे हैं, सुनने में मज़ा आ रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पे नए नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा कि हम आपके लिए और बेहतर क्या क्या कर सकते हैं। उसके आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 17 नंबर लिखा हुआ है, इनमें से विषम चुनिए, सबसे अलग हटके कौन है? तो देखते हैं कार्बन अधातु है, फास्फोरस भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है, लेकिन हीलियम यदि है ना तो ये एक प्रकार का अक्रिय गैस है। कौन सा गैस है? अक्रिय गैस है। इस बात को हमें याद रखने की जरूरत है। तो सबसे अलग का बात यदि बोले, सबसे अलग कौन सा हो गया? तो सबसे अलग हो गया हीलियम। अच्छा, हीलियम एकमात्र ऐसा अक्रिय गैस है, हीलियम एकमात्र ऐसा अक्रिय गैस है जिसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। बाकी बात जितने भी अक्रिय गैस हैं, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन सभी के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। अब देख लेते हैं कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। फास्फोरस का कितना होता है? फास्फोरस का P4 15 होता है। ठीक है ना। और हीलियम का कितना होता है? हीलियम का 2 होता है। अब देखिए फास्फोरस का अणुसूत्र पूछ लेते हैं कभी कभी, तो आप बताएंगे फास्फोरस का अणुसूत्र P4 होता है। सल्फर का अणुसूत्र क्या होता है? S8 होता है। और ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है? O3 होता है। इन सभी बातों को भी आप याद रखिएगा। उसके आगे देख लेते हैं क्या है। आगे लिखा हुआ है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। याद रखिएगा, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। कैनिस फैमिली का लिखा है ना, ये कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम। रानो टेग्रेनो किसका वैज्ञानिक नाम है? मेढक का। ठीक है ना। उसके आगे देख लेते हैं, फेलिस डोमेस्टिका, ये बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम तो आप जानते हैं, होमो सेपियंस। याद रखिएगा, होमो सेपियंस। उसके आगे यदि देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? तो सर्वदाता किसे कहा जाता है? तो रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। क्योंकि आखिर इसको सर्वदाता रक्त समूह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। इस वजह से रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। और रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। कौन सा कहते हैं? सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। रक्त समूह का खोज लेड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। इसके लिए इसको 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इस बात को भी हमें याद रखने की जरूरत है। उसके आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है? तो याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि का वजन 0.6 ग्राम होता है। ठीक है ना, 0.6 ग्राम होता है। और ये मस्तिष्क में उपस्थित होता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि को ही हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है ना। और शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि यदि है तो वह है हमारा पीयूष ग्रंथि। ठीक है ना। अब देख लेते हैं थोड़ा सा दूसरा ग्रंथि कौन सा है। यकृत ग्रंथि शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 से 2 kg के आसपास में होता है। यकृत से एक रस का स्राव होता है जिसको हम कहते हैं पित्त रस। और पित्त रस स्रावित तो होता है यकृत से, लेकिन जमा कहाँ होता है? जमा होता है पित्ताशय में। देखिएगा, दोनों क्वेश्चन में काफ़ी अंतर है। पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? तो बताएंगे आप यकृत से। पित्त रस जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। इन सभी बातों को हमें याद रखने की जरूरत है। उसके आगे देख लेते हैं यदि 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है, जिसको आप चीनी रोग भी बोलते हो, डायबिटीज भी बोलते हो। ठीक है ना। अच्छा, रतौंधी लिखा है, तो रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। घेंघा किसकी कमी से होता है? घेंघा आयोडीन की कमी से होता है। ठीक ना। उसके आगे रिकेटस किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी का अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। ठीक है ना, सूर्य का प्रकाश। सुबह सुबह सूर्य की रोशनी में हमें बैठने से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। उसके आगे देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तब बताएंगे विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। टेकोफेरोल है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है। रेटिनॉल है, विटामिन डी का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और या आगे यदि देखेंगे,
विटामिन डी का रासायनिक नाम रेटिनॉल नहीं है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिफिनॉल है। माफ़ कीजिएगा भाई, गलती हो गया बोलने में। विटामिन B11 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल, याद रखिएगा। विटामिन B11 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल, ठीक है ना। उसके आगे देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 23 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। 23 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और डर्मेटोलॉजी में त्वचीय रोग का अध्ययन किया जाता है, ठीक ना, त्वचीय रोग का अध्ययन किया जाता है, ठीक, डर्मेटोलॉजी में। इन सभी बातों को याद रखिएगा। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसके आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में किसकी आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इनमें से सभी याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए इनमें से सभी पदार्थों की आवश्यकता होती है। कौन कौन है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सूर्य प्रकाश है, तो इसमें इनमें से सभी। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दिन में होता है, याद रखिएगा। कब होता है, दिन में होता है। और दिन के समय पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, जबकि रात के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इसलिए रात के समय हमें पेड़ पौधे के नीचे सोने की इजाज़त नहीं दी जाती है। उसके आगे यदि देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से पादप हार्मोन कौन नहीं है, ठीक है ना। इनमें से पादप हार्मोन कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर में है ऑक्सिन, ये पादप हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड, ये भी पादप हार्मोन है। एथिलीन, ये भी पादप हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन, ये याद रखिएगा नरलिंग हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, नरलिंग हार्मोन है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे लिए, तो टेस्टोस्टेरोन पादप हार्मोन नहीं है। कहने का मतलब हो गया 25 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो क्या बताए, टेस्टोस्टेरोन नरलिंग हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड जो है ना, वृद्धि रोधक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन कहते हैं इसको, वृद्धि रोधक, मतलब ये पौधे की वृद्धि को बढ़ने से रोकता है। ऑक्सिन जो है ना, पौधे के शीर्ष भाग पे पाया जाता है, याद रखिएगा। और एथिलीन जो है ये मात्र एक ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है और फल को पकाने का ये काम करता है, इस बात को याद रखिएगा। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।